अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फॉल्स पॉजिटिव। पाकिस्तान की मईशत को दरपेश स्ट्रक्चरल चैलेंजेस तो अपनी जगह, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा सहरा हमारे मुल्क की सियासत को जाता है। मईशत की अच्छी और बुरी कारकर्दगी के ऊपर सियासत इसलिए आसान है कि कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर अगर आवाम को दिखा दिया जाए और यकीन दिला दिया जाए कि ये अच्छा है तो आवाम उसको अच्छी कारकर्दगी मान लेती है। इन्फ्लेशन, सब्सिडी और करेंसी रेट्स को हर पार्टी अपने तरीके से जस्टिफाई कर सकती है और आम आदमी इसी पार्टी डिवीजन में बटा रहता है। मईशत के ऊपर यह सियासत तो अरसा दराज से होती आ रही है, लेकिन आज के हालात में ये किस तरह रेलेवेंट है। पिछले एक साल में पाकिस्तानी मईशत के ऊपर किस तरह सियासत हुई और इसने पाकिस्तान को किस तरह नुकसान पहुंचाया, आइए जानते हैं। पिछले साल नवंबर में जब पाकिस्तान ने IMF के साथ अपनी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी रिज्यूम की तो उसमें टैक्स कलेक्शन के कुछ टारगेट सेट किए गए। उस वक्त की हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास थी, उन्होंने इन कलेक्शन टारगेट्स को मीट करने के लिए एक अज़म का इजहार किया और IMF से एक पेमेंट ट्रांच मौसूल कर ली। इस टैक्स कलेक्शन के लिए पेट्रोलियम लेवी, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ और सेल्स टैक्स में तब्दीली के जरिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया। नए साल के आते ही रशिया और यूक्रेन में वॉर के शुरू होने, लिथियम आयन के ऊपर ग्लोबल पॉलिटिक्स और बहुत सी स्पेकुलेशन के जरिए दुनिया भर में कमोडिटीज़ की प्राइस इंक्रीज हो गई। पाकिस्तानी हुकूमत जो पहले ही IMF की शराइत और उनके पैसों पर चल रही थी, उसको इन प्राइस चेंजेस को आवाम को पास ऑन करना पड़ा। अब जाहिर है ये इतना सिंपल स्टेप तो है नहीं और इसकी वजह से उस वक्त की हुकूमत को एक बैकलैश का सामना करना पड़ा। मुखालिफिन जो पहले ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पॉलिसी से नाला थे, उन्होंने इस महंगाई का जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ठहराया। ऐसे में जब तहरीके इंसाफ के खिलाफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन बढ़ी तो उस वक्त की हुकूमत ने एक अवामी इकदाम लेते हुए फ्यूल प्राइसेस को स्लैश कर दिया। इससे ना सिर्फ IMF से की हुई कमिटमेंट को फर्क पड़ा, बल्कि पाकिस्तान की क्रेडिटर्स में मौजूद क्रेडिबिलिटी को भी बहुत नुकसान पहुंचा। जब नई हुकूमत आई तो उसने भी अपने आप को बचाने के लिए फ्यूल के ऊपर ये सब्सिडी बरकरार रखी, जबकि पाकिस्तान उस वक्त ये सब्सिडी अफोर्ड नहीं कर सकता था। हत्ता कि ये सब्सिडी 2 महीने तक जारी रही। खैर, जैसे तैसे करके मिफ्ताह इस्माइल की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने IMF के साथ डील को रिज्यूम किया, लेकिन इस दफ़ा कंडीशंस पहले से ज़्यादा सख्त थी और ये नई कंडीशंस भी आवाम की जेब से ही फाइनेंस होंगी। यानी जितनी महंगाई हम पहले देख रहे थे, अगर सियासत से बालातर होकर उसको बर्दाश्त कर लिया जाता तो आज उतनी महंगाई ना देखनी पड़ती जितनी हम देख रहे हैं। और अगर आज किसी से पूछें कि ये महंगाई क्यों है तो वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ब्लेम करेगा। यानी ये एक पैराडॉक्स की सी सिचुएशन है। इसहाक डार के फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद से पाकिस्तानी रुपया एक दफ़ा फिर से मुस्तहकम हुआ है, लेकिन इस बात की क्या दलील है कि एक मुस्तहकम रुपया ही हमारी मईशत के लिए अच्छा है। पिछले एपिसोड में हम ये बात कर चुके हैं कि किस तरह इसहाक डार की माजी की पॉलिसीज़ अगर आज दोबारा अप्लाई की जाएं तो पाकिस्तानी मईशत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं और किस तरह IMF के प्रोग्राम के साथ स्टिक करना ही हमारे लिए आज अहम है। तो अगर पाकिस्तानी हुकूमत आज चाहे भी तो IMF के प्रोग्राम को सैबोटाज नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे फॉरेन रिजर्व्स इस वक्त $7 बिलियन के करीब हैं। यानी सियासी मकासद के लिए अगर कोई भी रिलीफ की पॉलिसी आज दोबारा बनाई जाती है तो वह हमारे मुल्क को मजीद नुकसान पहुंचा सकती है। खास तौर पर इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर दोबारा से स्टिमुलेट या आर्टिफिशियली अचीव करने की कोशिश की गई तो वह हमारी एज अ बॉरोवर क्रेडिबिलिटी को खत्म कर देगा। इस क्रेडिबिलिटी को मौजूदा सैलाब के आने से एक बड़ा धचका तब लगा जब एक इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान को अपनी C कैटेगरी में शामिल कर लिया। मूडीज या उस जैसी जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन पर तनकीद अपनी जगह, लेकिन इससे पाकिस्तान के लिए IMF के अलावा जितने भी बाकी रास्ते मौजूद हैं वो सब बहुत तंग हो जाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब अगर इस हुकूमत ने आवाम को कोई रिलीफ फराहम ना किए और इसी तरह महंगाई जारी रखी तो उनकी अपनी इलेक्टोरेट ही उनका साथ छोड़ देगी। तो हुकूमत की माशी पॉलिसी क्या है, उनकी पॉलिटिकल प्रेफरेंस क्या है, ये बातें हमारे मुस्तकबिल का फैसला करेंगी। लेकिन इस सियासी मसले का कोई तो हल होना चाहिए। तो एक हल है चार्टर ऑफ इकोनॉमी। अब ये क्या है? चार्टर ऑफ इकोनॉमी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी से मुताल्लिक चीदा नुकात के ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का कंसेंसस लिया जा सके, ताकि जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत हो, मुल्क की इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस और डेवलपमेंट के प्रोसेस में किसी किस्म की रुकावट ना आ सके। यानी कि एक होलिस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसी और उसके लिए रिसोर्स एलोकेशन की डिटेल जो अगले 5 से 10 साल कवर कर ले। सुनने में तो ये एक बहुत आइडियलिस्टिक पॉलिसी लगती है, लेकिन इसके ऊपर भी आवाम की 2 राय पाई जाती हैं, एक इसके हक में और दूसरा इसकी मुखालफत में। इसके हक में बोलने वालों की राय उसी मंतक पर मबनी है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपके सामने रखी कि मुल्क के फ़ायदे को अवलीन तरजीह दी जाए जबकि इक़्तिदार की जंग अपनी जगह जारी रहे। इनका कहना है कि कोई भी पार्टी जो इक़्तिदार में आती है वो अपना मंशूर यकीनन लेकर आए, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि पॉलिसी रेट्स, IMF डील्स और टैक्सेशन फ्रेमवर्क्स को अकेला छोड़ दे। जबकि इस चार्टर के मुखालिफिन का कहना है कि इससे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का मंशूर यकसा हो जाएगा और वोटिंग कौमी या नस्ली तासुब की बुनियाद पर होगी। उनका मानना है कि इस तरह कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी कारकर्दगी या फॉर दैट मैटर अपनी नाकामी ओन अप नहीं कर सकती, क्योंकि फिर उनकी कारकर्दगी का तो कोई इंडिकेटर ही नहीं होगा। उनका यह भी मानना है कि यह पाकिस्तान को एक कम्युनिस्ट निज़ाम के ऊपर लाने की कोशिश है और ये गोया कोई गलत बात है। हमने पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल में देखा कि हर पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार को माशी तरक्की के ऊपर तरजीह देती है। ऐसी सूरत हाल में चार्टर ऑफ इकोनॉमी को एक सही ना सही कम से कम एक पोटेंशियल सोल्यूशन तो माना जा सकता है। और जहाँ तक रही ये बात कि डेवलप्ड वर्ल्ड में इकोनॉमिक पॉलिसी ही दरअसल पॉलिटिक्स को डिराइव करती है, तो उसका जवाब जो मेरे जहन में आता है वो ये है कि पाकिस्तान किसी भी एंगल से डेवलप्ड वर्ल्ड का तो हिस्सा नहीं है। वक्ती तौर पर काफ़ी सारे पॉलिटिकल
स्टेक होल्डर्स ने इस चार्टर के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। अब देखना यह है कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। बहरहाल कोई भी इकदाम अगर एक पोलराइज्ड पब्लिक को डिस्कोर्स का मौका देता है तो उसका खैर मकदम किया जा सकता है, फिर चाहे वो फ्रूटफुल हो या ना हो। आपके ख्याल में ऐसा चार्टर ऑफ इकॉनमी होना चाहिए या नहीं, और अगर होना चाहिए तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको उसका हिस्सा होना चाहिए? अपनी राय से हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।